नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सी एस एस फन ट्रिक्स में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एफ आर एस आर की सीरीज और आज हम लोग पार्ट 11 डिस्कस करेंगे। पिछले पार्ट तक आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था एक्सप्लेनेशन पार्ट को और स्पेशली निमोनिक पार्ट्स को, जिससे कि हम फैक्चुअल पोर्शन को याद करने के लिए टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो इसमें भी हम लोग वो टेक्निक्स को यूज़ करेंगे जिससे कि हम फैक्चुअल पोर्शन को याद कर सकें। तो चलिए पार्ट 11 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्पेशल पे इंक्लूड्स नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ग्रांटेड टू डॉक्टर्स इन लीव ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस। स्पेशल अलाउंस नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस का पार्ट होता है जो कि डॉक्टर्स को मिलते हैं इन लीव ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस, यानी प्राइवेट प्रैक्टिस को छोड़ने के एवज में उनको दिया जाता है। ऑप्शंस आर ए यस, बी नो, सी इन स्पेसिफिक कंडीशंस, डी विद अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। एंड द राइट आंसर इज ए यस। जी हाँ, एनपीए जो होता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस वो स्पेशल पे ही होता है। एक बार देख लेते हैं। In it is an addition to pay in the nature of pay granted in consideration of especially arduous nature of duties or specific addition to work or responsibility। तो स्पेशल पे क्या होता है कि जब आपको arduous nature of duties होती हैं और या फिर स्पेसिफिक एडिशन हो जाता है आपके वर्क में या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, तो उसके अगेंस्ट में आपको एक स्पेशल पे दिया जाता है। ठीक है, ये इस नेचर का होता है। इट इंक्लूड्स नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ग्रांटेड टू डॉक्टर्स इन लीव ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस। प्राइवेट प्रैक्टिस छोड़ने के अगेंस्ट में डॉक्टर्स को जो एनपीए होता है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, ये भी उसका ही पार्ट होता है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस क्या होता है ये हमने पूरा डिटेल्स में डिस्कस किया था पिछले वाले पार्ट में, उसमें देख सकते हो क्या होता है, क्यों होता है, उसके क्या प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, वो सब चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी डिटेल्स में। नॉर्मली स्पेशल अलाउंसेज इज नॉट ट्रीटेड एज पे फॉर एनी अदर बेनिफिट्स लाइक डी एच आर ए पेंशन। ठीक है, हमारा जो स्पेशल पे होता है वो सीधे आपको पे के साथ ऐड करके मिल जाता है, इसके ऊपर आपको डी एच आर ए कुछ भी नहीं मिलता। हाउएवर फॉर फिक्सेशन ऑफ पे अंडर सर्टेन कंडीशन इट इज़ प्रोटेक्टेड, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये प्रोटेक्टेड होता है। इस मामले में नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो पिछली वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज अंडर सस्पेंशन हिज रेजिग्नेशन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी केस। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंड है तो हम उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो। ऑप्शन आर ए ट्रू, बी फॉल्स। एंड द राइट आंसर इज बी फॉल्स, क्योंकि सर्टेन कंडीशंस होती हैं जिसमें एक्सेप्ट कर सकते हैं। नॉर्मल कोर्स में हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस में उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज अंडर सस्पेंशन हिज रेजिग्नेशन कैन बी एक्सेप्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन बोलता है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंड है तो किस किस केस में हम उसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। 1, वेयर द एलिज्ड offense does not involve moral turpitude. 2, where the evidences are not strong enough to justify that the government servant would be dismissed or removed or compulsorily retired. 3, it would be cheaper for the exchequer to accept the resignation rather than lingering on it. Options are A, 1 and 3 only, B, all of the above, C, 2 and 3 only, D, 1 and 2 only. And the right answer is B, all of the above। सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। अब देखो, नॉर्मल केस में क्या होता है, जब गवर्नमेंट सर्वेंट अपना रेजिग्नेशन देता है तो उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन अगर वो अंडर सस्पेंशन है तो फिर हम उसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते, उसके पीछे अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या होता है कि सस्पेंड है मतलब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, हो सकता है प्रोसीडिंग्स के बाद हम उसको डिसमिस कर दें। अब डिसमिस कर दिया तो इसका मतलब हुआ कि वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा कहीं भी, क्योंकि उसको डिसमिस किया गया है, कंपलसरी रिटायर किया गया है। ठीक है, यानी हार्श पनिशमेंट दिया जा रहा है। बट अगर उसने रेजिग्नेशन दे दिया और रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया, तो रेजिग्नेशन मतलब एक रिस्पेक्टफुल तरीके से निकलना, जबकि रेजिग्नेशन को तो रिस्पेक्टफुल तरीके से एक्सेप्ट करना ही नहीं है, क्योंकि उसको तो हमें डिसमिस करना है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हम रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते और हम उसके डिसीजन आने का वेट करते हैं। बट कुछ कंडीशंस होती हैं जबकि हम उसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। कौन सी होती हैं? वेयर द एलिज्ड ऑफेंस डज नॉट इन्वॉल्व मोरल टर्पिट्यूड, यानी कि उसने कोई ऐसा ऑफेंस नहीं है जिस ऑफेंस के लिए वो सस्पेंड हुआ है, जैसे मोरल, कुछ मोरल डायलेमा हो, उसने कुछ मोरली गलत काम किया हो, मोरली जैसे कोई ब्राइबरी का केस हो या सेक्सुअल हरासमेंट का केस हो, ऐसा कोई मोरली कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड, वेयर द क्वांटम ऑफ एविडेंसेस इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू जस्टिफाई द प्रिजम्पशन दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट वुड बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और कंपल्सरी रिटायर्ड। अब हमें ये भी पता चल गया है कि जो एविडेंस उसके अगेंस्ट में है, अगर वो प्रूव हो भी जाते हैं और उसको अगर हम लोग पनिश करते भी हैं
तो भी हम उसको डिसमिस भी नहीं करेंगे, रिमूव भी नहीं करेंगे, कंपलसरी रिटायर भी नहीं करेंगे, यानी इसको कोई लाइटर पनिशमेंट ही मिलेगा। अब लाइटर पनिशमेंट मिलेगा तो फिर वो रेजिग्नेशन देके जाना चाहता है तो उसको फिर क्यों रोकना है, जाने दो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, वेयर द disciplinary proceedings are likely to be so protracted that it would be cheaper for the exchequer to accept the resignation rather than lingering on it। अब तीसरा केस क्या होता है कि जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही हैं कि जो एक्सचेकर है उसके लिए भी रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करना ज़्यादा ईजी है बजाय उसको आगे कैरी करने के। सपोज मान लो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, डेपुटेशन पर गया हुआ था चेन्नई, अब चेन्नई में कोई केस था, उसके केस में चल रहा है, अभी वो अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में आ गया दिल्ली, हर बार प्रोसीडिंग्स के लिए वो चेन्नई जा रहा है, उसका एक्सपेंसेस देना, लीव देना, उसके अलावा ज्वाइनिंग टाइम देना, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसको दी जाती हैं उस टाइम पे। अब उसमें फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई बंदा जाएगा साथ में, डॉक्यूमेंट और सपोज मान लो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिलेट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर, अब वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए आपको जम्मू एंड कश्मीर भी जाना है, तो मतलब पूरे भारत का चक्कर लगा रहे हो। और दूसरा केस है कि वो ऐसा कोई सीरियस ऑफेंस भी नहीं है और गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो रिज़ाइन करके जाना चाहता है, तो बेटर है कि रिज़ाइन करके जाने दो, वैसे कोई बहुत सीरियस केस तो है नहीं और उसको भी फ़ायदा और हमें भी फ़ायदा। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं कि इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये 3 केसेस हो गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि तीनों केसेस को याद कैसे रखोगे। इसको देखो हम याद रखेंगे एम टेक से, ठीक है, एम टेक कर रखा है उसने, नहीं टेक्निकली मास्टर्स कर रखा है, तो फिर हम उसको जाने देंगे। एम टेक में एम टी अलग हो गया, ई अलग हो गया, सी एच अलग हो गया, नीचे आप देख सकते हो। तो एम टी का कीवर्ड है मोरल टर्पिट्यूड, यानी कि अगर मोरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व नहीं है तो फिर जाने देंगे। दूसरा ई से है एविडेंस, यानी कि एविडेंस जो है वो जस्टिफाई नहीं कर रहे कि वो डिसमिस, रिमूव या कंपलसरी रिटायरमेंट का केस बनेगा, तो फिर हम जाने देंगे उसको। और तीसरा सी एच मतलब चीपर, यानी कि चीपर है कि हम उसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लें बजाय उसको हम कैरी करने के। तो ये 3 केसेस हो गए जब हम उसको जाने देंगे। तो एम टेक याद कर लेंगे तो हमारे 3 केसेस हो जाएंगे, जबकि हम सस्पेंशन में भी गवर्नमेंट सर्वेंट के रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदर केसेस में हम उसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑनरेरियम, यानी कि ऑनरेरियम के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ए, इट इज ऑलवेज नॉन रिकरिंग इन नेचर। बी, इट इज पेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट और यूटी। सी, it is paid for a special work of occasional or intermittent character, and D, none of the above, and the right answer is A, it is always non recurring in nature। ये गलत है, ये रिकरिंग और नॉन रिकरिंग दोनों होता है। ऑनरेरियम क्या होता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को कुछ स्पेशल काम करता है अलग से, उस सिचुएशन में उसको दिया जाता है, ठीक है। क्या है, अ रिकरिंग और नॉन रिकरिंग पेमेंट, ठीक है। पहला क्या हुआ, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग पेमेंट हुआ। मेड बाय द गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एज रिम्यूनरेशन फॉर स्पेशल वर्क और ओकेजनल और इंटरमिटेंट करेक्टर, यानी कि उसने कुछ स्पेशल काम किया है, उस सिचुएशन में ही उसको ऑनरेरियम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, एन अप्रेंटिसशिप इज काउंटेड एज ड्यूटी ओनली फॉलोड बाय कंफर्मेशन। मीन्स जो अप्रेंटिस होते हैं उनकी अप्रेंटिस पीरियड को ड्यूटी तभी काउंट किया जाएगा जबकि वो कंफर्म होंगे बाद में, तभी, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ए ट्रू, बी फॉल्स, एंड द राइट आंसर इज ए ट्रू। बिल्कुल, अप्रेंटिस से हमने पीछे वाले वीडियोस में भी देखा था कि अप्रेंटिसशिप जो होता है वो आपको प्रिपेयर करने के लिए होता है फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। वो किसी वैकेंसी के अगेंस्ट में अपॉइंट नहीं किए जा सकते, जैसे कि हम प्रोबेशनर्स को करते हैं वैकेंसीज के अगेंस्ट में, और वो एम्प्लॉयज़ की तरह ट्रीट किए जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक सिंपल आप ट्रेनिंग टाइप की कर रहे हो, जैसे कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को समर ट्रेनिंग पे भेज देते हैं, इंटर्नशिप वगैरह पे, उसकी तरह। और अगर वो कंपनी को लगता है कि इनको रिटेन करना है तो उनको कंफर्म कर देती है, तब फिर उस अप्रेंटिस पीरियड को आपको किया जाता है ड्यूटी की तरह ट्रीट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑनरेरियम। ऑनरेरियम के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कैन सैंक्शन अप टू ₹2500। 2, if the amount exceed ₹2500, approval of finance secretary is essential। 3, department can sanction up to ₹5000। Options are A, 1 and 3 only, B, all of the above, C, 2 and 3 only, D, 1 and 2 only, and the right answer is A, 1 and 3 only, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। एक बार देख लेते हैं। ऑनरेरियम, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कैन सैंक्शन अप टू ₹2500 एंड द डिपार्टमेंट कैन सैंक्शन अप टू ₹5000, यानी कि HOD होता है वो आपके ₹2500 तक के अमाउंट को सैंक्शन कर सकता है। और
डिपार्टमेंट यानी कि सेक्रेटरी की पावर होती है 5,000 रुपये तक सेंक्शन करने के लिए। इफ़ द अमाउंट एक्सीड्स ₹2,500 अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर इज एसेंशियल। अगर 2,500 से ज़्यादा का आप ऑनरेरियम दे रहे हो तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर का यानी एफ जिसको बोलते हैं उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। और क्वेश्चन में क्या था, फाइनेंस सेक्रेटरी, जी नहीं, ये फाइनेंशियल एडवाइजर होता है जो कि हर मिनिस्ट्री या हर डिपार्टमेंट में होता है, वहाँ पर आपको उसका अप्रूवल लेना होता है। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर ऑनरेरियम बियॉन्ड ₹5,000 अप्रूवल ऑफ DOPT इज रिक्वायर्ड। यानी कि 5,000 से ऊपर का ऑनरेरियम है तो उसमें DOPT का अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन आर A ट्रू, B फॉल्स, एंड द राइट आंसर इज B फॉल्स। ये गलत स्टेटमेंट है। फॉर ऑनरेरियम बियॉन्ड ₹5,000 अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। और वैसे भी इसमें देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही रोल रहता है फाइनेंशियल मैटर्स में। DOPT का जो रोल आता है वो आता है सर्विस मैटर्स में, ना कि फाइनेंशियल मैटर्स में। फाइनेंशियल मैटर्स के लिए जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। और अगर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजंस होंगे उसके रिगार्डिंग लेना होगा तो किसमें लेंगे, DARPG। ठीक है, तो अलग अलग बॉडीज़ हैं जिनका अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इसे हम कॉमन सेंस से भी कर सकते थे कि अगर ₹5,000 की बात हो रही है तो उसमें DOPT का कोई रोल नहीं होगा, तो उसके थ्रू पे ही हम इसको फॉल्स पे जा सकते हैं अगर हमें याद नहीं है तब भी। क्वेश्चन नंबर 8, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज इम्पोज्ड अ बैन ऑन सैंक्शन ऑफ ऑनरेरियम विद रिगार्ड टू रूटीन आइटम्स ऑफ वर्क। इट हैज स्पेसिफिकली बैंड विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कुछ आइटम्स हैं जिनको कि बोल दिया है कि ये ऑनरेरियम में ट्रीट नहीं होंगे, यानी कि आप अगर इनमें से किसी ड्यूटी को परफॉर्म करते हो तो आपको उसके लिए ऑनरेरियम के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो इट है स्पेसिफिकली बैंड विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से कौन से है जिसको उसने क्लियर मना कर दिया है कि ये अगर आप इनमें से कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो ये ऑनरेरियम के लिए एलिजिबल नहीं होती है। ऑप्शन 1, रिप्लाइज टू पार्लियामेंट क्वेश्चन, 2, बजट प्रिपरेशन, 3, रिव्यू ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड्स, 4, प्रिपरेशन ऑफ एरियाज ऑफ डियरनेस अलाउंस। ऑप्शंस आर A1, 2 and 3 only, B all of the above, C 1, 2 and 4 only, D 1 and 2 only, and the right answer is B all of the above। यानी सारे के सारे स्टेटमेंट ऐसे हैं कि जिनमें से कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो आप ऑनरेरियम के लिए एलिजिबल नहीं होगे। एक बार देख लेते हैं, एक्टिविटीज़ नॉट एलिजिबल फॉर ऑनरेरियम। एक्चुअली होता क्या था कि ऑनरेरियम के चक्कर में कुछ एम्प्लॉयज़ बोलते थे कुछ भी काम अगर आपने अलग से कर दिया थोड़ा बहुत भी, बोलते ऑनरेरियम, मुझे ऑनरेरियम दे दो। तो इस तरह से ऑनरेरियम नहीं दे बांट सकते हो आप हर किसी को, ये एक्सेप्शनल वर्क के लिए होता है। तो कुछ उन्होंने बोला कि ये हर चीज़ के लिए नहीं दिया जाएगा, और उनमें से कुछ एक्टिविटीज़ थी जो कि रूटीन नेचर की थी, साल में एक बार या 2 साल में एक बार परफॉर्म की जाती हैं। उन एक्टिविटीज़ के लिए अगर एम्प्लॉय बोलते थे कि हमें ऑनरेरियम दे दो तो उनको उन्होंने लिस्ट में बना के दे दिया कि इन एक्टिविटीज़ के लिए क्लियरली आपको ऑनरेरियम नहीं दिया जाएगा। और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं ये, 1, प्रिपरेशन ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। ठीक है, आप जो डिमांड्स तैयार करते हो ग्रांट्स के लिए, अगर आप उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो आपको उसके लिए कोई ऑनरेरियम नहीं मिला जाएगा, ये हर साल होता है और ये एक रूटीन मैटर है। रिप्लाइज टू पार्लियामेंट क्वेश्चंस। ठीक है, पार्लियामेंट क्वेश्चन अगर आप रिप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑनरेरियम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। कोई भी डीलिंग एंड होता है और सेक्शन जो होता है वो पार्लियामेंट क्वेश्चन का रिप्लाई करता है जब भी उसके पास आता है, एज एंड व्हेन कम्स, और इसके लिए कोई ऑनरेरियम की प्रोविज़न नहीं है। बजट प्रिपरेशन, अब बजट की बात हो गई, बजट तो हर साल प्रिपेयर किया जाता है किसी भी मिनिस्ट्री का, तो उसके लिए आपको ऑनरेरियम तो नहीं दिया जाएगा ना। होल्डिंग डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कमिटीज़। ठीक है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है किसी भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का तो वहाँ पर डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कमिटीज़ होती हैं, यानी कि देखो DPC बोलते हैं। प्रमोशन के लिए एम्प्लॉयज़ के लिए ये DPCs कंडक्ट की जाती हैं। तो कि कोई भी डीलिंग एंड DPCs को कंडक्ट कराता है जिसमें कि आपके सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी सभी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसके लिए आपको ऑनरेरियम दिया जाए। इंसेंटिव्स टू पर्सनल स्टाफ ऑफ मिनिस्टर एंड अदर ऑफिसर्स फॉर मेरिटोरियस वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क। यानी कि मिनिस्टर का पर्सनल स्टाफ जो कि मेरिटोरियस वर्क करता है लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, क्योंकि मिनिस्टर का स्टाफ होता है उसको लंबे टाइम तक रुकना पड़ता है, तो अब इसके लिए भी आपको ऑनरेरियम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये इस काम के लिए आपको ऑलरेडी अलग से अलाउंसेस मिलते हैं, मिनिस्टर स्टाफ को अलग से अलाउंसेस दिए जाते हैं, क्योंकि उनको पता है इनका नेचर ऑफ ड्यूटी ऐसी है कि इसको देर तक रुकना पड़ेगा। मिनिस्टर अगर मीटिंग में देर रात तक हैं या फॉरेन डेलीगेट्स आए हुए हैं, रात में भी काम कर रहे हैं, तो उनको रुकना पड़ता है, तो इसके लिए उनको अलग से अलाउंस मिलते हैं। इसके लिए ऑनरेरियम की जरूरत नहीं होती है, ये पहले से कवर हो जाता है। प्रिपरेशन ऑफ GPF अकाउंट और GPF बैलेंस शीट। GPF अकाउंट आप अगर कैश सेक्शन में हो तो आप GPF अकाउंट बनाओगे, हर डीलिंग एंड की ड्यूटी होती है और सेक्शन ऑफिसर उसको ऑब्जर्व करता है। इसके लिए आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी के लिए ऑनरेरियम नहीं दिया जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भी आपका कैश सेक्शन देखता है,
तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। रिव्यू ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड्स, ओल्ड रिकॉर्ड को रिव्यू करके उसको डिस्ट्रॉय करना है, उसको रिकॉर्ड रूम में भेजना, जो कुछ भी करना है, ये सब काम हर डीलिंग एंड का होता है हर सेक्शन में। इसके लिए ऑनरेरियम की जरूरत नहीं है कि आपने 4 रिकॉर्ड को रिकॉर्ड रूम में भेज दिया और आप बोलो कि मुझे ऑनरेरियम दे दो, ऐसे तो आप हर साल ऑनरेरियम ले लोगे। प्रिपरेशन ऑफ बोनस बिल्स, बोनस वगैरह एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, रूटीन मैटर है। प्रिपरेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट जितनी भी तैयार की जाती है, एनुअल रिपोर्ट या क्वार्टरली रिपोर्ट्स भेजी जाती हैं, उसके लिए आपको कोई ऑनरेरियम नहीं दिया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ एरियर ऑफ डियरनेस अलाउंस, अब जब गवर्नमेंट डीए डिक्लेयर करती है, डियरनेस अलाउंस करती है, जैसे जनवरी और जनवरी 2 बार डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट इसको करती है एक्चुअली मार्च में, और जुलाई वाले क्या करती है सितंबर में। तो अब उसके बाद क्या होता है, इफेक्टिव कब से होगा, जो मार्च में डिक्लेयर किया वो 1 जनवरी से। तो जनवरी और फरवरी उसका क्या होता है, उसको मिल जाता है एरियर। तो एरियर प्रिपेयर करते हैं कैश अकाउंट वाले। तो इसके लिए आपको ये हर बार का 2 बार का रूटीन मैटर होता है, इसके लिए कोई ऑनरेरियम की बात नहीं की जाती है। राइटिंग ऑफ एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, आप अपने एम्प्लॉयज़ की, अपने सबॉर्डिनेट्स की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स भरते हो, जिसको आज अब हम APAR बोलते हैं, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट्स बोलते हैं, अब उसको कॉन्फिडेंशियल नहीं बोला जाता। तो उसके लिए आपको कोई ऑनरेरियम नहीं मिलेगा, आपका सबॉर्डिनेट है, आपने उसको ऑब्जर्व किया और ये आपकी ड्यूटी का पार्ट है कि आप उसको ग्रेडिंग दें, जिससे उसका प्रमोशन वगैरह किया जा सके। ट्रांसलेशन वर्क, अब जो ट्रांसलेशन सेक्शन, जो हिंदी सेक्शन होते हैं, वो ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, इसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं दिया जाएगा, आपका काम ही यही है। न्यू पे बिल्स, और न्यू पे बिल्स के लिए आपको कोई भी ऑनरेरियम नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकवरीज एंड डिडक्शंस कैन बी मेड फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस, सब्सिस्टेंस अलाउंस में से इनमें से कौन कौन सी रिकवरी और डिडक्शन किए जा सकते हैं। 1 कंपल्सरी डिडक्शन, 2 ऑप्शनल डिडक्शन सच दैट विद द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, 3 inadmissible deductions. Options are A1 and 3 only, B all of the above, C 2 and 3 only, D 1 and 2 only, and the right answer is B all of the above। यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, इनमें से किसी को, ये तीनों के तीनों ही जो हैं सब्सिस्टेंस अलाउंस रिकवरी के लिए होते हैं। एक बार देख लेते हैं, रिकवरीज एंड डिडक्शंस विच कैन बी मेड फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस, ठीक है, इनमें से कौन कौन से कैसे कैसे किए जा सकते हैं, और रिकवरी में कौन कौन से टाइप के डिडक्शंस होते हैं। एक होते हैं कंपलसरी डिडक्शंस, यानी ये डिडक्शंस तो आपसे किए ही जाएंगे, आप जब रिकवरी की जाती है तो एम्प्लॉय को कम सैलरी मिलती है। अब कम सैलरी मिलती है तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि ऐसा ना हो कि इसके ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हों ऑलरेडी, और उन लाइबिलिटीज़ को पे करते करते इसके हाथ में कुछ बचे ही ना, और इसकी जो डेली लाइफ है, डे टू डे लाइफ, वो सफ़र करे, वो नहीं करनी चाहिए। तो कुछ डिडक्शंस को हम अलग कैटेगरीज में डालते हैं। तो पहले होते हैं कंपलसरी डिडक्शंस, यानी ये तो आपसे डिडक्ट किए ही जाएंगे, यानी कि जैसे कि इनकम टैक्स की बात कर लेते हैं। अब इनकम टैक्स अगर है वो डिडक्ट किया जाएगा, चाहे आपको से रिकवरी क्यों नहीं इनिशिएट की जा रही है, अगर रिकवर्ड अमाउंट के ऊपर भी आपका टैक्स बन रहा है तो कर लिया जाएगा। ऑप्शनल डिडक्शंस विद द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, कुछ डिडक्शंस ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट से पूछा जाता है कि आप इनको कराना चाहते हो। सपोज आपने कोई लोन ले रखा है, आप चाहते हो कि आप उसको पे कर कंटिन्यू करना चाहते हो, या फिर नहीं करना चाहते, तो गवर्नमेंट आपको ऑप्शन देगी कि ठीक है, जब बाद में आप पे कर देना, अभी आप मत करो पे, तो ये उसकी मर्जी से होता है। तीसरा होता है इनएडमिसिबल डिडक्शंस, ये डिडक्शंस नहीं किए जाते ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिकवरी, इनको करा ही नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपल्सरी डिडक्शंस। अब क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा कंपल्सरी डिडक्शन है। 1 लाइसेंस फी, 2 CGHS कॉन्ट्रीब्यूशंस, 3 रिपेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ऑप्शंस आर A1 and 3 only, B all of the above, C 2 and 3 only, D 1 and 2 only, and the right answer is B all of the above। यानी सारे के सारे हैं वो कंपल्सरी डिडक्शंस का ही पार्ट हैं। कंपल्सरी डिडक्शंस कौन कौन से होते हैं, इनकम टैक्स, ठीक है, इफ़ द एक्चुअल इनकम इंक्लूडिंग सब्सिस्टेंस अलाउंस इज टैक्सेबल, ठीक है, आपको सब्सिस्टेंस अलाउंस जो मिल रहे हैं वो भी इतना मिल रहा है आपको कि आपका टैक्सेबल इनकम बन रही है, तो इनकम टैक्स आपसे डिडक्ट कर लिया जाएगा। लाइसेंस फी एंड अदर एलाइड चार्जेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी वाटर एक्सेट्रा, ठीक है, जो आपने अकोमोडेशन ले रखा है उसकी लाइसेंस फी और इलेक्ट्रिसिटी वाटर जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपको पे रेगुलरली करने होंगे। रिपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से लोन्स एडवांसेस ले रखा है तो उसका रिपेमेंट भी आपसे किया जाएगा। नेक्स्ट है CGHS कॉन्ट्रीब्यूशंस, क्योंकि आप CGHS का बेनिफिट ले रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम 1977 कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि CGEIS। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, यानी कि CGEGIS, ठीक है। तो ये 6 तरह के होते हैं जो कंपल्सरी डिडक्शंस होते हैं, यानी कि रिकवरी अगर आपसे हो रही है तब भी आपसे डिडक्ट किए जाते हैं। तो अब ये 6 हो गए कंपल्सरी डिडक्शन, इसमें से कुछ आएंगे जो कि ऑप्शनल होंगे, कुछ होंगे जो कि इनएडमिसिबल होंगे, इनको याद कैसे रखा जाए। तो इन 6 की हम एक ट्रिक बात कर लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट पर रिलायंस करो, रिलायंस यानी RIL करो, रिलायंस यानी कि भरोसा करो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर रिलायंस करो। तो इसमें क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको 3 मिल जाएंगे, DEF, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम और CGEGIS। तो 3 तो हो गए आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के, DEF।
पर रिलायंस, रिलायंस यानी RIL, आर से क्या है, रिपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, तो आपका रिपेमेंट ऑफ लोन हो गया। नेक्स्ट है आई से इनकम टैक्स, एल से लाइसेंस फीस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर रिलायंस करो, ये 3 तरह के आप, ये 6 तरह के टोटल आपके डिडक्शन आपसे किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, सब्सक्रिप्शन टुवर्ड GPF कम्स अंडर, GPF का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो कौन से डिडक्शंस में आता है? ए कंपल्सरी डिडक्शन, बी ऑप्शनल डिडक्शन, सी इनएडमिसिबल डिडक्शन एंड डी नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज सी इनएडमिसिबल डिडक्शन, यानी कि GPF का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो आपका इनएडमिसिबल होता है कि GPF के सब्सक्रिप्शन के चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते जब तक कि आपसे रिकवरी की जा रही है। सब्सक्रिप्शन टुवर्ड GPF इज एन इनएडमिसिबल डिडक्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, रिकवरी ऑफ लॉस सस्टेन्ड बाय गवर्नमेंट फॉर विच द गवर्नमेंट सर्वेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल इज अ कंपल्सरी डिडक्शन, यानी कि कोई लॉस जो है गवर्नमेंट को हुआ, किसकी वजह से, एक गवर्नमेंट सर्वेंट की वजह से, तो उसकी रिकवरी की जाती है, वो कंपल्सरी डिडक्शन है, यानी कि उससे किया जाएगा। ए ट्रू बी फॉल्स, एंड द राइट आंसर इज बी फॉल्स, ये कंपल्सरी डिडक्शन नहीं होता, इसको बाद में भी किया जा सकता है। रिकवरी ऑफ लॉस सस्टेन्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर विच द गवर्नमेंट सर्वेंट वाज रिस्पॉन्सिबल इज अ इनएडमिसिबल डिडक्शन, इसको डिडक्शन नहीं किया जाता इस केस में, रिकवरी केस में बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच आर द फॉलोइंग कम्स अंडर ऑप्शनल डिडक्शन। अब ऑप्शनल डिडक्शन में कौन कौन सा आता है? 1 प्रीमियम ड्यू टू पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी PLI, 2 रिफंड ऑफ GPF एडवांस, 3 अमाउंट ड्यू ऑन कोर्ट अटैचमेंट्स। ऑप्शंस आर A1 and 3 only, B all of the above, C2 and 3 only, D1 and 2 only, and the right answer is D1 and 2 only, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट या रॉन्ग स्टेटमेंट। एक बार देख लेते हैं ऑप्शनल डिडक्शंस विद द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। पहला कौन सा है? प्रीमियम ड्यू टू पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, यानी ठीक है, अगर आपने PLI परचेज कर रखी है, यानी कोई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस परचेज कर रखा है, उसकी आपकी जो प्रीमियम जाता है एनुअल या क्वार्टरली या मंथली जो भी जाता है, आप चाहते हो कि इसको अभी कंटिन्यू नहीं करना, तो आपसे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, लेकिन उस बीच में आपका रिस्क कवर नहीं रहेगा, यानी आपको जो भी डेथ क्लेम वगैरह मिलता था उस बीच में अगर डेथ हो जाती है तो वो क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि डिसकंटिन्यू हो रखी है पॉलिसी। जैसे ही आप उस फिर से कंटिन्यू करोगे, आपको फिर से आपका रिस्क असेसमेंट है और रिस्क का जो इंश्योरेंस है वो चालू हो जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है कि नहीं, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए और मैं इतना अर्न कर रहा हूँ अभी भी कि मैं अपने इंश्योरेंस को पे कर सकता हूँ, तो उसकी मर्जी है। प्रीमियम टुवर्ड्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, क्रेडिट सोसाइटीज़ such that recovery is made by these societies which are established for the welfare of central government। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है कि एम्प्लॉइज़ के वेलफेयर के लिए भी सोसाइटीज़ होती हैं जिसमें वो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं और उनको ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। दूसरा सोसाइटी का फ़ायदा क्या होता है कि एम्प्लॉय को जरूरत पड़े तो वो उससे डायरेक्ट लोन ले सकते हैं, कम इंटरेस्ट रेट पर उनको लोन्स मिल जाते हैं, लोन और क्रेडिट मिल जाता है जिसको वो धीमे धीमे अपनी सैलरी से पे कर सकते हैं। तो इस तरह से उनको वेलफेयर होता रहता है। तो जब कोई रिकवरी इनिशिएट होती है गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट में, तो हो सकता है कि उसको इतना पैसा ना मिल पा रहा हो कि उसने जो क्रेडिट था उसको पे ना कर पाए, प्रीमियम वगैरह जो भी दे रहा था, जैसे कि किस्तें वगैरह दे रहा हो, तो उसको डिसकंटिन्यू कर सकता है फॉर द टाइम बिंग। रिफंड ऑफ GPF एडवांस, अब GPF का एडवांस की बात हो रही है, यानी कि GPF से उसने एडवांस ले रखा था और उसका वो पेमेंट कर रहा था, उस बीच में रिकवरी इनिशिएट हो गई, तो वो GPF के एडवांस को रोक सकते हैं बीच में, वो बाद में रिकवर कर लिया जाएगा जब उसको फुल सैलरी मिलने लग जाएगी। तो इसको भी हम डेफर कर सकते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट की मर्जी से, अगर वो चाहता है कि नहीं मैं पे करता रहूँगा तो वो पे कर सकता है। तो इस तरह से ये हमारे 3 हो गए। अब इसको जैसे याद रखेंगे, हम इसको याद रखेंगे GPS से, ठीक है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो हमारा होता है GPS, जिससे हम गाड़ी चलाते हैं, हम GPS याद रखेंगे। GPS में हमारे पास ऑप्शन रहता है, वो हमें दिखाता है कि आप लेफ्ट की तरफ से भी रास्ता है, दूसरी तरफ से भी रास्ता है, तो हमारा ऑप्शनल की बात होगी, तो ऑप्शन हमारे GPS में मिलते हैं, तो हम उससे याद कर लेंगे। इसमें G से होगा हमारा GPF एडवांस, याद रखना GPF एडवांस है, GPF सब्सक्रिप्शन नहीं है, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था GPF सब्सक्रिप्शन कौन सा, इनएडमिसिबल डिडक्शन है। P पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, और S से सोसाइटी, यानी कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो भी होती है। तो हमारे 2 हो गए, हमारा कंपल्सरी डिडक्शन हो गया और ऑप्शनल डिडक्शन भी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर इनएडमिसिबल डिडक्शन, अब हमारा हो गया कि इनएडमिसिबल डिडक्शन में कौन कौन सा होता है। 1 सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स GPF, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम सब्सक्रिप्शन, 3 रिकवरी ऑफ लॉस सस्टेन्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर विच द गवर्नमेंट सर्वेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल। ऑप्शंस आर A1 and 3 only, B all of the above, C2 and 3 only, D1 and 2 only, and the right answer is A1 and 3 only, यानी कि सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम सब्सक्रिप्शन हमने पीछे देखा था कि कंपलसरी डिडक्शन होता है, हमने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट पर रिलायंस करो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 थे, तो उसमें हमारा इंश्योरेंस स्कीम वाला भी था, CG
EGIS भी हमारा उसमें था। तो ये तो हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो गया, तो 1 and 3 इज द आंसर। इनएडमिसिबल डिडक्शन को देख लेते हैं, कौन सा होता है, सब्सक्रिप्शन टुवर्ड GPF। तो GPF के दो हो गए, GPF एडवांस कहा जाता है ऑप्शनल डिडक्शन में, सब्सक्रिप्शन टुवर्ड GPF कहा जाता है इनएडमिसिबल डिडक्शन। यानी कि GPF का आपने सब्सक्राइब कर रखा है, यानी कि उसमें जो आपका मंथली कटता है सैलरी से, वो आपका फॉर द टाइम बिंग नहीं कटेगा, ठीक है, वो कटेगा ही नहीं, ऑप्शन नहीं है, कटेगा ही नहीं। एडवांस अगर ले रखा है, आप उसको पे करना चाहते तो करो, नहीं करना तो डेफर कर सकते हो। अमाउंट ड्यू ऑन कोर्ट अटैचमेंट्स, ठीक है, कोर्ट अटैचमेंट कोई भी है, ठीक है, उसकी वजह से उसको पे करने की बात आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो वो उससे नहीं लिया जाएगा। रिकवरी ऑफ लॉस सस्टेन्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर विच द गवर्नमेंट सर्वेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल। अब कोई ऐसी रिकवरी ऑफ लॉस हो गई जिसकी जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट ने लॉस किया था, गवर्नमेंट को लॉस हुआ उसकी वजह से, तो उसकी रिकवरी इनिशिएट नहीं होगी इस पीरियड में। तो इसमें कैसे रखेंगे याद, GPS हमारा पहला था, अब है GPS लॉस्ट इन कोर्ट, यानी GPS हमारा कोर्ट में लॉस्ट हो गया, कोर्ट में चले गए तो इनएडमिसिबल हो गया, क्योंकि कोर्ट में आप ऐसी चीज़ें ले जा नहीं सकते हो डिजिटल डिवाइस, तो वो हमारा लॉस्ट हो गया। तो अब GPS से हम कैसे याद रखेंगे, लॉस्ट इन कोर्ट, GPF हमारा GPF हो गया, GPF सब्सक्रिप्शन हो गया, लॉस्ट यानी लॉस्ट रिकवरी, और कोर्ट हो गया कोर्ट अटैचमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, एन एम्प्लॉय मेड ओवर पेमेंट बाई मिस्टेक, व्हाट विल बी द प्रोसेस ऑफ रिस्क रिकवरी। एक एम्प्लॉय ने गलती से ओवर पेमेंट कर दिया, अब रिकवरी का प्रोसेस क्या होगा, A, नो रिकवरी एट ऑल, B, रिकवरी इज मस्ट इन केस ऑफ ओवर पेमेंट, C, एट द डिस्क्रिशन ऑफ administrative authority, and D, only if employee goes to jail, and the right answer is C, at the discretion of administrative authority। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास पावर होती है, वो चाहे तो उसको रिकवरी को इनिशिएट कर सकती है, और उनको लगता है कि ये इनोसेंटली हुआ है, गलती से हुआ है, एम्प्लॉय उसमें मेलाफाइड इंटेंशन नहीं था, तो वो उसको कंडोन भी कर सकती है। रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट डिस्क्रिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ रिकवरी इज इफेक्टेड व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ द रिकवरी। अब ठीक है, अथॉरिटी ने अगर ये डिसाइड किया कि इससे रिकवरी की जाएगी, तो कितनी रिकवरी की जाती है। A, शुड नॉट एक्सीड हाफ ऑफ द सब्सिस्टेंस अलाउंस एक्सक्लूडिंग DA एंड अदर कंपनसेटरी अलाउंसेस। B, शुड नॉट एक्सीड हाफ ऑफ द सब्सिस्टेंस अलाउंस इंक्लूडिंग DA एंड अदर कंपनसेटरी अलाउंसेस। C, should not exceed 1/3 of the subsistence allowance excluding DA and other compensatory allowances. D, should not exceed 1/3 of subsistence allowance including DA and other compensatory allowances. And the right answer is C, should not exceed 1/3। ठीक है, हमारी कितनी रिकवरी हो सकती है, मैक्सिमम 1/3 एक्सक्लूडिंग DA एंड अदर कंपनसेटरी अलाउंसेस, यानी उसमें DA वगैरह ऐड नहीं किया जाएगा, आपकी बेसिक सैलरी होती है, बेसिक का 1/3 इतना ही आपसे रिकवर किया जाएगा, उसके बाद आपको DA वगैरह पूरा मिलेगा। ठीक है, तो क्या रखना है, एक्सक्लूडिंग रखना है, DA वगैरह को आपकी बेसिक सैलरी का 1/3 किया जाता है। इफ रिकवरी इज अफेक्टेड द अमाउंट ऑफ द रिकवरी शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द सब्सिस्टेंस अलाउंस एक्सक्लूडिंग DA एंड अदर कंपनसेटरी अलाउंसेस। क्वेश्चन नंबर 17, if a government servant is formally appointed to a higher post in his own office and in the same cadre line of promotion इन एडिशन टू हिज ओन ड्यूटीज, इस पे विल बी फिक्स्ड। ठीक है, अब एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको एक अपने ही डिपार्टमेंट में या अपनी लाइन ऑफ प्रमोशन में उसको एक हायर पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी गई हैं। ठीक है, तो उसकी पे कैसे फिक्स होगी, इन द पे ऑफ द पोस्ट होल्ड फर्स्ट, बी इन द पे ऑफ हायर पोस्ट, सी द पे ऑफ बोथ द पोस्ट, डी एज द डिस्क्रिशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बट गवर्नमेंट सर्वेंट कैन रिप्रेजेंट इफ नॉट satisfied। and the right answer is B, in the pay of higher post। यानी कि आप अगर अपने ही डिपार्टमेंट में कोई दूसरी हायर पोस्ट की ड्यूटीज़ को फुलफिल कर रहे हो, तो उन दोनों में से जो पोस्ट हाई होगी आपको उस पोस्ट के पे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। इसे बोलते हैं FR 49 कॉम्बिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स, यानी कि आपको मल्टीपल ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी पड़ रही हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट ऑलरेडी होल्डिंग अ पोस्ट इन अ सब्सटेंटिव और ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी, ठीक है, एक पोस्ट कर रहा है, इज अपॉइंटेड टू ऑफिशिएट एज अ टेम्परेरी मेजर इन वन और मोर अदर इंडिपेंडेंट पोस्ट एट अ टाइम। ठीक है, उसको दूसरी पोस्ट या दूसरी और तीसरी पोस्ट, यानी कि एक से ज़्यादा पोस्ट भी दी जाती है टेम्परेरी टाइम के लिए। ठीक है, अब इसमें याद रखना कि जो पहली पोस्ट है वो सब्सटेंटिव भी हो सकती है और वो ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्सटेंटिव कैपेसिटी में आप काम कर रहे हो, यानी कि आप परमानेंटली उस पोस्ट में अपॉइंटेड हो वैकेंसी के अगेंस्ट में, तभी आपको दूसरी पोस्ट दी जाएगी। अगर आप एक पोस्ट पे ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में हो तब भी आपको दूसरी हायर पोस्ट दी जा सकती है। ठीक है, पहला चीज़ तो हमारी ये क्लियर हो गई। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन में था,
where a government servant is formally appointed to a higher post in the same office as his own and in the same cadre line of promotion in addition to his own duties, his pay will be fixed in the higher post. ठीक है, अगर 2 पोस्ट होल्ड कर रहा है, 3 पोस्ट होल्ड कर रहा है, 4 पोस्ट होल्ड कर रहा है, अपने ही ऑफिस में कर रहा है या अपनी ही लाइन ऑफ प्रमोशन में कर रहा है, ठीक है, अपने ही कैडर में कर रहा है, तो उनमें से जो हायर होगी वो उसको मिल जाएगी, एक्सेप्ट वेयर द पे इज रिस्ट्रिक्टेड अंडर FR 35। FR 35 हमारी एक लिमिट से ज़्यादा पे को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, उसको हम कम कर देते हैं। तो FR 35 का अगर क्लॉज नहीं अप्लाई कर रहा है, तो अगर FR 35 लग रहा है तो फिर उसको पे घटा भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज फॉर्मली अपॉइंटेड टू अ higher post in his own office and in the same cadre line of promotion in addition to his own duties, his pay will be fixed in the pay of higher post। ठीक है, ये हमने पीछे वाले में देख लिया था। and he will also be paid additionally at the rate of 10% of basic pay in lower post। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अगर सेम हायर ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है अपने ही ऑफिस में, अपने ही लाइन ऑफ प्रमोशन में, तो हायर पे का पोस्ट मिलेगा, हमें पता है। बोल रहा है इसके अलावा उसको जो लोअर पोस्ट की ड्यूटी देख रहा है उसके बदले में भी कुछ मिलना चाहिए, तो उसके अगेंस्ट में उसको 10% ऑफ बेसिक पे भी मिलेगा। जो लोअर पोस्ट की जो पे थी उसकी बेसिक पे का 10% मिलेगा। इज इट ट्रू और फॉल्स? द राइट आंसर इज बी फॉल्स, बिल्कुल गलत है, कुछ भी नहीं मिलेगा। Where government servant is formally appointed to a higher post in the same office and in the same cadre of line of promotion in addition to his own duties, he will be fixed in the higher post with no additional pay for the duties in the lower post। ठीक है, अगर आप अपने ही लाइन ऑफ प्रमोशन में हो, अपने ही ऑफिस में हो, तब आपको कुछ भी नहीं मिलता लोअर पोस्ट के लिए, आपको सिर्फ हायर पे का जो है बेनिफिट्स मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19, if a government servant is appointed to hold dual charges of 2 posts in the same cadre in the same office carrying identical scale of pay, his pay will be fixed। अब यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है डुअल चार्ज है, यानी कि सेम पे स्केल की दो जो पोस्ट हैं उनका चार्ज उसको दे रखा है, दोनों में कोई हायर पे नहीं है, दोनों की सेम पे है। अब क्या मिलेगा? पहले तो उसको बेनिफिट हो रहा था 2 पोस्ट का, कम से कम हायर पे का बेनिफिट्स तो मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे तो सेकंड दोनों ही पे जो पोस्ट हैं उनका पे सेम है। अब क्या मिलेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। इन द पे ऑफ पोस्ट होल्ड फर्स्ट, बी no additional pay is paid irrespective of duration, C in the pay of both the post, D as per the discretion of administrative authority but government servant can represent if not satisfied, and the right answer is B no additional pay is paid irrespective of duration। अपनी जो है पे उसी में काम करते रहो, कुछ भी नहीं मिलने वाला। If a government servant is appointed to hold dual charge of 2 posts in the same cadre in the same office carrying identical scale of pay, no additional pay is paid irrespective of duration। कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। Nevertheless, special pay if any attached to the additional post will be granted। ये याद रखने वाली बात है कि गवर्नमेंट सर्वेंट अगर 2 पोस्ट करता है, जैसे हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि यूजुअली क्या होता है कि जैसे मिनिस्ट्रीज़ में अगर हम बात करते हैं तो आप कोई एक पोस्ट को होल्ड कर रहे हो सीनियर लेवल पे, अंडर सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरी किसी पोस्ट को हेल्ड कर रहे हैं। अब होता क्या है कि दूसरा जो है अंडर सेक्रेटरी लीव पे चले जाते हैं, तो उनकी फाइल वगैरह को साइन करने के लिए कोई ऑर्डर्स वगैरह इशू नहीं होंगे, तो लिंकिंग ऑफिसर होता है, तो लिंकिंग अंडर सेक्रेटरी जो प्रेजेंट पोस्ट पे है वो उनके ऑर्डर्स को साइन करता है, यानी कि वो उनके काम को ऑफिशिएट कर रहा है, तो उसके लिए अलग से पे नहीं मिलेगा उनको। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल रूटीन मैटर की बात होती है, कोई ना कोई छुट्टी वुट्टी पे जाता रहता है या किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई 1-2 महीने के लिए चला गया, तो फिर आप उस चार्जेस को देख लेते हो, या फिर किसी का ट्रांसफ़र हो गया, रिटायरमेंट हो गया, दूसरा भी अब इनकम्बेंट आया नहीं, तो उस बीच में ये देखते रहते हैं सेम पोस्ट पे और चार्ज को देखते रहते हैं, फाइल वगैरह साइन करते रहते हैं। तो ये एक बहुत नॉर्मल बात है, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पे की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा पे के साथ कोई स्पेशल पे भी अटैच है, जैसे आप दूसरे जो अंडर सेक्रेटरी वो उसका काम जो है इस नेचर का था कि जिसमें उसको स्पेशल पे की परमिशन मिली हुई थी, तो वो स्पेशल पे आपको मिल जाएगा। अगर बात करते हैं आप एक अंडर सेक्रेटरी हो एक सेक्शन के, 1 लाख रुपए आपको सैलरी मिलती है हाइपोथेटिकली, दूसरे अंडर सेक्रेटरी हैं बी, वो जिस काम को देख रहे हैं, गवर्नमेंट ने मान लो मिशन रिक्रूटमेंट चलाया जिसमें कि बड़े स्केल पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहती है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये बहुत मेहनत कर रहे हैं मिस्टर बी, इनको हम एडिशनल पे देंगे 10,000 रुपये। अब मिस्टर बी को क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और वो 1 महीने के लिए छुट्टी में चले जाते हैं, तो मिस्टर ए को एडिशनल चार्ज दे दिया मिस्टर बी का, अब वो उस पोस्ट को हेल्ड कर रहे हैं, तो क्योंकि मिस्टर ए को की लाइन की सेम लाइन में है, ठीक है, सिमिलर ड्यूटीज़ हैं, उनका आइडेंटिकल ड्यूटीज़ को साथ फुलफिल कर रहे हैं, तो उनको ऐसा नहीं है कि 2 लाख रुपए मिलेंगे, 1 लाख अपने 1 उनके, वो तो मिलेंगे नहीं, आइडेंटिकल पोस्ट हैं। बट क्योंकि मिस्टर बी को 10,000 रुपये स्पेशल पे मिल रहा था, वो स्पेशल पे मिस्टर ए को मिलना शुरू हो जाएगा, तो वो 10,000 रुपये उस पोस्ट के मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर उसके साथ कोई स्पेशल पे अटैच नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा, फिर नॉर्मल आप अपनी सैलरी को ड्रॉ करते रहो। और वहीं अगर वो
पिछले वाले क्वेश्चन का भी एग्जाम्पल इसी में ले लेते हैं कि अगर कोई डिप्टी सेक्रेटरी हैं, वो चले जाते हैं 3-4 महीने के लिए, अब वो डिप्टी सेक्रेटरी के चार्ज देख रहे हैं अंडर सेक्रेटरी होके, तो अब उनको डिप्टी सेक्रेटरी की पे मिलेगी और अंडर सेक्रेटरी की पे नहीं मिलेगी, क्योंकि हायर पोस्ट है डिप्टी सेक्रेटरी की, और अंडर सेक्रेटरी की पे में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमारे सारे क्वेश्चन जो हैं विद एग्जाम्पल क्लियर हो गए। तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज अपॉइंटेड टू होल्ड डुअल चार्ज ऑफ 2 पोस्ट बट पेड ओनली फॉर 1 पोस्ट, विल ही बी एंटाइटल्ड फॉर स्पेशल पे अटैच टू अनदर पोस्ट। पीछे वाला क्वेश्चन हमारा आ गया क्लियर होके कि अगर 2 पोस्ट को देख रहा है, एक पोस्ट की सैलरी ड्रॉ कर रहा है, लेकिन दूसरी जो पोस्ट है उसके साथ कोई स्पेशल पे अटैच है, तो क्या उसको मिलेगा? ए यस, बी नो, एंड सी इफ पे इन हायर पे इज लेस देन ₹1,00,000, एंड डी एट द डिस्क्रिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। एंड द राइट आंसर इज ए यस, स्पेशल पे अगर कोई अटैच है तो वो तो मिलती है, हमने देख लिया था। गवर्नमेंट सर्वेंट इज अपॉइंटेड टू होल्ड डुअल चार्ज ऑफ 2 पोस्ट बट पेड ओनली फॉर 1, ठीक है, ये तो है। नेवरथलेस स्पेशल पे इफ एनी अटैच टू द एडिशनल पोस्ट विल बी ग्रांटेड, ठीक है, ये हमारा डुअल चार्ज वाला हो गया। तो फ्रेंड, ये था हमारा आपका वीडियो, आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, और आप सभी को बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम्स। और अगर आपको और किसी पोर्शन पे वीडियो बनाने के लिए ज़रूरत महसूस होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम लोग उस पर वीडियो आपके लिए बना देंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।